अस्सलाम वालेकुम। CLI डिजिटल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से नोमान फ़ारूक। आज का जो हमारा वीडियो में टॉपिक है वो इन्वेंट्री वैल्यूशन है। इन्वेंट्री की वैल्यूशन किस तरह की जाती है, इस पर IS2, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या फ़र्क है, फीफो मेथड किस तरह से काम करता है, लीफो मेथड काम किस तरह से करता है और क्या एप्लीकेबल है IS2 में या नहीं है, और एवरेज मेथड क्या है। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम फीफो मेथड को देखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लीफो मेथड और एवरेज मेथड की तरफ जाएंगे, फिर पीरियोडिक सिस्टम की तरफ जाएंगे और फिर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में इंक्रीज किस तरह से रिकॉर्ड होती है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो इंशाल्लाह सीरीज में वीडियोस बनेंगी ये और आपको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्चुअल और बेहतरीन वे में आपको ये समझा सकें। अच्छा, ये जो टॉपिक है वो बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग में रेगुलर यानी कि हर साल ये टॉपिक आता है। इसी तरह से ACCA के अंदर MA1 में, FA1 में ये टॉपिक फीफो मेथड और लीफो मेथड के सवालात आते हैं। इसी तरह से हमारा MBA के अंदर और BBA की अकाउंटिंग में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा एग्जामिनेबल है। अच्छा, फीफो और लीफो, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मेथड अब एग्जाम में IS2 में नहीं आता। IS2 के मुताबिक लीफो मेथड की अकाउंटिंग नहीं होती, हम फीफो मेथड की अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन चूंकि बीकॉम में फीफो भी आता है और लीफो भी आता है तो हम दोनों ही समझेंगे। नाउ व्हाट इज फीफो? फीफो क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन CLI डिजिटल एकेडमी का बता दूं कि CLI डिजिटल एकेडमी वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने मुकम्मल कोशिश की कि स्टूडेंट को क्वालिटी बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दे सकें ताकि वो अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकें। और इंशाल्लाह इस एकेडमी के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम हो सकता है स्टूडेंट को फ़ायदा दें और स्टूडेंट से भी गुजारिश करेंगे कि अगर ये वीडियो हमारी बेहतर लगे तो अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें, इसे प्रमोट करें CLI डिजिटल एकेडमी को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्रैक्टिकल बेस और प्रोफेशनल टीचर्स हैं जो इस पूरी एकेडमी को चला रहे हैं। अच्छा जी, फीफो मेथड, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इंशाल्लाह फौरन समझ में आ जाएगा और इसके बाद एक सवाल सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। लेट सपोज एक मेडिकल शॉप है। मेडिकल शॉप में इन्वेंट्री आती जाती है एज यू ऑल नो, लेकिन किस तरह से शॉपकीपर जो है वो इन्वेंट्री को मैनेज करता है, मतलब मेडिसिन को। अगर कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन इसने स्टॉक में आ गई इसके, अब जब वो कस्टमर आएगा तो सबसे पहले वो पुरानी वाली मेडिसिन देगा, क्योंकि अगर नई वाली मेडिसिन जो इसने अभी अभी करंटली परचेज की है, वही सेम मेडिसिन जो इसने करंटली परचेज की और जो इसकी ओल्ड परचेजिंग है, वो जब भी कस्टमर आएगा तो सबसे पहले ओल्ड परचेज वाली उठाकर उसे देगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने वो नहीं दी तो वो एक्सपायर हो जाएगी। इसीलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। फर्स्ट इन, जो पहले आया, फर्स्ट आउट, उसे पहले निकालो ताकि वो एक्सपायर ना हो। दैट्स ऑल अबाउट फीफो मेथड। फीफो मेथड यही है कि जो पहले इन्वेंट्री में आएगा सबसे पहले हम वो स्टॉक निकालेंगे और उसके बाद नया स्टॉक बाद में, ताकि वो एक्सपायरी डेट का इशू ना हो। कोल्ड ड्रिंक की आप एग्जाम्पल ले लें, अंडे की एग्जाम्पल ले लें, अगर ये जो शॉपकीपर चलाते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले पुराना स्टॉक निकालते हैं, इसके बाद नया स्टॉक निकालते हैं, ठीक है ना, ताकि पुराना स्टॉक जो है वो एक्सपायर ना हो जाए। और भी बहुत सारी बेकरी आइटम ले लें आप, ये जहां पर सब में फीफो मेथड चल रहा होता है, यार पहले पुराना स्टॉक निकालो, ऐसा ना हो कि पुराना स्टॉक दुकान में रह जाए, शॉप में रह जाए और नया स्टॉक निकल जाए। वो तो ठीक है, लेकिन पुराना स्टॉक खराब ना हो जाए, एक्सपायर ना हो जाए। तो ये वो वाले एलिमेंट है जिसकी वजह से हम पुराना स्टॉक पहले निकालते हैं और नया स्टॉक उसके बाद निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से फीफो मेथड चल रहा होता है। नाउ व्हाट इज परपेचुअल एंड व्हाट इज पीरियोडिक? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम पे बाकायदा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एंट्रीज की रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन आज मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि पीरियोडिक सिस्टम के अंदर जो हम इन्वेंट्री काउंट करते हैं वो एट द एंड ऑफ पीरियड करते हैं। मतलब हमारी दुकान में जो भी आ रहा है जा रहा है, हमें मंथ मतलब डेली बेसिस पे कोई इशू नहीं होता। मंथ एंड पे जाके देखेंगे इन्वेंट्री क्या है हमारे पास, उस हिसाब से हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे कि भाई इतनी इन्वेंट्री आई, परचेज दिखा देंगे और जो बच गई वो हम एंडिंग इन्वेंट्री में दिखा देंगे। दैट्स इट।
हम मजीद ज़्यादा इसमें ज़्यादा डिटेल में काम ही नहीं करते और परचेज दिखा के हमने डायरेक्ट अपनी कॉस्ट में चार्ज कर दिया ना। लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में पीरियड एंड पे इन्वेंट्री काउंट नहीं करते, बट एट द पॉइंट ऑफ सेल, जब हम सेल कर रहे होते हैं तब इन्वेंट्री को काउंट किया जाता है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर हम जो इन्वेंट्री काउंट करते हैं एट द पॉइंट ऑफ सेल, जब भी हम सेल करेंगे उस हिसाब से इन्वेंट्री को काउंट करते रहेंगे। इसीलिए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अपडेटेड इन्वेंट्री सिस्टम है, जिसके अंदर सारी चीज़ें अपडेट होती हैं, और जबकि पीरियोडिक सिस्टम जो है वो मंथ एंड पे अपडेट होता है। अच्छा, एक और बात, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? जब भी हम इन्वेंट्री परचेज करेंगे तो हम इन्वेंट्री को ही डेबिट करेंगे। हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा ना, जब भी मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो हम परचेज लिखते हैं, लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम परचेजेस नहीं लिखेंगे, बल्कि इन्वेंट्री के अकाउंट को डेबिट करेंगे और पेएबल क्रेडिट करेंगे। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में जब हम इन्वेंट्री को खरीदेंगे तो हम परचेजेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परचेजेस। एट द एंड ऑफ पीरियड जब हम इन्वेंट्री काउंट करेंगे, जो माल बच जाएगा उसको हम एंडिंग इवैल्यूएशन में, एंडिंग इन्वेंट्री में दिखा देंगे। अब आए देखते हैं कि फीफो मेथड किस तरह से वर्क करता है। एक सवाल करेंगे, ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और सवाल के साथ साथ मजीद में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। ये मेरे पास एक सवाल है, ये एक पीरियड के अंदर, जनवरी के अंदर ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 2500 का, जिसका रेट है 13 रुपये यूनिट है। ठीक है, 2500 यूनिट्स हैं और 13 रुपये का रेट है और इसकी अमाउंट है। और ड्यूरिंग द पीरियड यानी कि जनवरी में हमने ये सारी परचेजेस की। ठीक है, 5000 यूनिट्स खरीदे हैं पहली तारीख को, 5 तारीख को 4000 यूनिट्स तो हम सेम ही खरीद रहे हैं, बट मटेरियल की जो प्राइस है या इन्वेंट्री की जो प्राइस है वो चेंज होती रहती है, तो इसकी वजह से ये फ़र्क आता है। अच्छा, सेल डेटा ये मौजूद है कि 10 तारीख को हमने 6000 यूनिट बेचे 23 रुपए के, 13 तारीख को 7000 यूनिट बेचे 24 के। ये सेल डेटा, ये परचेज डेटा। आए हम रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा। सबसे पहले हमारे पास यूनिट पड़े हुए हैं ओपनिंग हम बैलेंस। अच्छा, ये चार्ट कैसे बना हुआ है? ये डेट है, जब भी हम खरीदेंगे वो डेटा यहाँ पे इनपुट होगा, जब हम बेचेंगे सेल करेंगे तो वो डेटा यहाँ पे आएगा, और जो बैलेंस है वो यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, जैसे 10 कॉलम कहा जाता है, 10 कॉलम, 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 कॉलम कहा जाता है। ठीक है, परपेचुअल में कार्ड बनता है, इसे इन्वेंट्री कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, शुरू में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक यानी कि बैलेंस पड़ा हुआ है 2500 यूनिट 13 रुपए का, तो ये हम बैलेंस में दिखा देंगे 2500 13 रुपीज़ के, और इसकी अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा, जब भी हम डेट क्लोज करेंगे तो हम ये क्लोजिंग लाइन डाल देंगे ताकि क्लियर हो सके कि भाई हमारे पास कौन सा स्टॉक है और कौन सा स्टॉक नहीं है। ये ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पे हमने डेट डाल दी, मंथ एंड है, मंथ स्टार्ट यानी कि जनवरी की डेट डाल दी हमने। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। 1 जनवरी को हमने 5000 यूनिट खरीदे 14 रुपए के, ये भी सेम 1 जनवरी की परचेज है तो परचेज में डालें। हमने 5000 यूनिट परचेज किए 14 रुपीज़ के, और अमाउंट आ जाएगी ये आ गई आपकी अमाउंट। ठीक है, अच्छा जी, इसको भी सेट कर देते हैं। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक आ गया। अब बैलेंस में किस तरह दिखाएंगे? ऊपर वाला स्टॉक नीचे दोबारा दिखाना पड़ेगा ताकि जब सेल कर रहे हो तो हमें परेशानी ना हो। ये फॉर्मेटिंग होता है, बीकॉम में इस तरह से सवाल सॉल्व किया जाता है, प्रेजेंटेशन इस तरह से दिखाई जाती है। ओपनिंग स्टॉक दोबारा दिखाया, और 5000 जो है वो इसके नीचे हमने जो मजीद परचेज की है वो हमने यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, अब ये डेट हो गई क्लोज। अब मजीद चलते हैं। अच्छा, ऊपर वाला माल नीचे आएगा, 5000 इसके नीचे मजीद रह जाएगा। 5 तारीख को हमने मजीद यूनिट्स खरीदे, डेट 5 है। ठीक है, परचेज किए 4000 यूनिट 15 रुपए के हिसाब से, 4000 यूनिट खरीदे हमने 15 के हिसाब से, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया। अब देखें दोबारा एक बार, ये ऊपर वाला स्टॉक नीचे आएगा, दोबारा 2500 नीचे आ जाएंगे, 5000 नीचे आ जाएंगे, 13 रुपए और 14 रुपए।
ठीक है क्या जी? अच्छा, और ये जो मजीद खरीदा है वो इसके नीचे आ जाएगा, ताकि हम जब सेल करेंगे तो हमें परेशानी ना हो। ये अपडेट क्लोज हो गई। ठीक हो गया जी? अब आगे चलते हैं। अब आएगा गेम। 5 तारीख के बाद 8 तारीख से 10 तारीख की सेल है। 8 तारीख डेट वाइज चलेंगे। 8 तारीख को हमने 7,000 यूनिट मजीद खरीदे। हमने यहाँ पे 8 तारीख दिखा दी। ठीक है, डेट 8 को हमने 7,000 यूनिट खरीदे। रेट क्या है इसका? 11 रुपये है। 11 रुपये दिखा दिया हमने। ठीक हो गया जी? अब ये जो मजीद स्टॉक है ये यहाँ पे आ जाएगा, सेम ऐसे ही जो ऊपर वाला स्टॉक है वो नीचे दिखा देंगे हम, ताकि जब हम सेल करेंगे तो हमें आसानी हो जाए। ठीक है, और ये जो मजीद खरीदा है 7,000 वो इसके नीचे आ जाएगा कि इस वक्त स्टॉक की पोजीशन हमारे पास क्या है, वो ये डेट क्लोज होगी। मतलब 8 तारीख को फिर हमें शुरू से नहीं देखना पड़ेगा। 8 तारीख को हमारे पास स्टॉक की पोजीशन ये है कि 2500 यूनिट पर है, 13 वाले 5,000 ये स्टॉक पड़ा हुआ है इस वक्त हमारे पास। ठीक है, अब जब हम सेल करेंगे 10 तारीख को, 8 के बाद 10 तारीख आती है, 10 तारीख को हम सेल कर रहे हैं 6,000 यूनिट। यहाँ पे हमने 10 तारीख लिखी। अब ये सेल में डेटा में जाएगा। ठीक है, कितने यूनिट बेच रहे हैं? 6,000, 23 रुपए के। इस रेट का ये सेल पर यूनिट है, ये है सेल पर यूनिट कि हमने इतने का बेचा है। इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम अभी निकाल रहे हैं अपनी कॉस्ट। क्या निकाल रहे हैं? स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं कि जब वो डेटा को बीकॉम के खास करके स्टूडेंट जब वो रेट सॉल्व कर रहे होते हैं एग्जाम में, तो वो ये रेट ले लेते हैं। ये रेट सेल का है, ये जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तब काम आएगा कि भाई हम अपनी सेल में से कॉस्ट को माइनस करेंगे। इस वक्त हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ये कि भाई जो माल हमने सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी है। तो हम ये नहीं देखेंगे कि कितने का बेचा है, हम ये देखेंगे कितने यूनिट बेचे हैं, 6,000। नाउ फीफो मेथड है। अब जो हमारा यूनिट निकलेंगे वो कौन कौन से निकलेंगे, किस रेट के निकलेंगे? 6,000 यूनिट बेचे हैं तो सबसे पहले हम ये फीफो है जो फर्स्ट है वो फर्स्ट जाएगा। तो हमारे अभी अभी हमारे पास पोजीशन है 4 स्टॉक पड़े हुए। सबसे पहले हम ये वाले स्टॉक को निकाल देंगे जो फर्स्ट इन आउट है। 2500 निकाल दिए हमने 13 वाले। ठीक है, रेट ये वाला ही आ जाएगा। अब हमने बेचे कितने? 6,000 यूनिट, जिसमें से 2500 चले गए, बाकी बचे हमारे 3,500। अब इस वाली पर्चे, ये वाला ये स्टॉक खत्म हो गया ना। ठीक है, अब इसमें से जाएगा 3,500 यूनिट, क्योंकि हमने बेचे कितने हैं? 6,000। 3,500 यूनिट किस रेट के चले जाएंगे? 14 रुपए के हिसाब से। एक बार फिर समझा रहा हूँ। देखिए, हमने 6,000 यूनिट बेचे, हम चला रहे हैं फीफो मेथड। जो हमारे पास स्टॉक पुराना है सबसे पहले हम वो निकालेंगे। तो हमारे पास ये 4 स्टॉक की पोजीशन है इस वक्त। ठीक है, सबसे पहले हमने 2,500 यूनिट निकाले, क्योंकि बेचे 6,000 है लेकिन ये स्टॉक 2,500 का था, तो हमने ये वाली निकाल दिया। फिर जो मजीद 6,000 निकाले, 6,000 में से 2,500 चले गए, बाकी कितने बचे? 3,500। 3,500 हमने ये 14 रुपए वाले निकाल दिए। अब बैलेंस की पोजीशन क्या है हमारे पास? 2,500 तो चले गए, 5,000 में से 3.5 चले गए तो 1,500 यूनिट बचे हुए। कितने वाले? 14 वाले। ठीक है, 14 वाले बचे हुए। 4,000 यूनिट मुकम्मल हमारे पास सेम के सेम पोजीशन पे मौजूद है, जिसका रेट है 15 रुपए। ठीक है, और 7,000 यूनिट भी ऐसे ही स्टॉक में इस वक्त पड़े हुए हैं। ठीक है, जिसका रेट है 11 रुपए। एक बार फिर देख लेते हैं। ये हो गई डेट क्लोज। वंस अगेन, हमारे पास जब हम माल बेच रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ सेल, हमारे पास ये स्टॉक मौजूद है। फीफो कहता है जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। हमने 6,000 यूनिट सोल्व किए। मैं फिर कह रहा हूँ इस रेट को नहीं करना, ये इनकम स्टेटमेंट में काम आएगा। इस वक्त हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, 6,000 यूनिट बेचे। सबसे पहले हम ये 2,500 वाले निकाल देंगे, ये वाले 2,500 निकाल देंगे क्योंकि पुराना स्टॉक है ये। बाकी जो 6,000 में से 2,500 चले गए, 3,500 मजीद वो हम कहाँ से लेंगे? इस स्टॉक में से लेंगे जो 14 रुपए के रेट पे। अब 5,000 ये स्टॉक था जिसमें से 3,500 हमने ले लिया, 1,500 बच गया। ये 4,000 और 7,000 वैसा का वैसा ही स्टॉक मौजूद है। अब मजीद आगे चलते हैं और ज्यादा क्लियर होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। 7,000 यूनिट बेचे 13 तारीख, अच्छा 12 तारीख की परचेज है तो हम डेट वाइज चलेंगे। 12 तारीख को हम परचेज दिखा देते हैं पहले अपनी। कितने यूनिट खरीदे? 9,000 यूनिट खरीदे हैं और 13 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं हमने। ठीक है, अच्छा जी, पुराना स्टॉक वैसा का वैसा नीचे आ जाएगा।
ये आ गया, और ये जो मज़ीद ख़रीदा है हमने वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डेट क्लोज होगी। इस वक्त स्टॉक की पोजीशन हमारे पास 10 तारीख को ये मौजूद है। अब हमने मज़ीद सेल की, अब हमने 13 तारीख को यूनिट बेचे हैं 7,000। इसका कुछ नहीं करेंगे, ये इनकम स्टेटमेंट में काम आएगा। हम कॉस्ट निकाल लें, क्या निकाल लें? कॉस्ट। 7,000 यूनिट बेचे हैं, अब हमारे पास स्टॉक की पोजीशन ये है, इसमें से कोई ना कोई हमने बेचे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 1500 वाले ये चले जाएंगे। ठीक है, 1500 ये चले गए। क्या रेट है इसका? 14 रुपये रेट है। ठीक हो गया जी, और इसकी अमाउंट आ गई, ये हमारे पास अमाउंट आ गई। 1500 निकल गए, फिर हमने बेचे टोटल 7,000 है, ये याद रखिएगा। 4,000 ये भी निकल जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, 7,000 की पोजीशन आ जाएगी। ताकि इस वक्त हमारे पास कितने हो गए? 5,500 हो गए। अब 7,000 बेचे तो बाकी बचे 1500। कितने बचे? 1500 जो स्टॉक जाएगा वो जाएगा 11 रुपये वाला, ये वाला। ये दोनों तो खत्म हो गए। ठीक है, अब जो 1500 जाएगा वो किस में से जाएगा? 11 रुपये रेट वाला जाएगा। ठीक है, जिसकी अमाउंट आ जाएगी आपके पास 16,500। अब बैलेंस की पोजीशन क्या होगी? 1500 तो चले गए, 4,000 भी चले गए, 7,000 में से 1500 गए, क्योंकि हमने टोटल कितने बेचे हैं? 7,000 बेचे थे ना। कितने बेचे हैं? 7,000। इस 7,000 में से 1500 चले गए, तो अब हमारे पास पोजीशन कितनी रह जाएगी? 7,000 में से 1500 निकल गए हमारे 5,500, और इसका रेट कितना हो जाएगा? 11 रुपये हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, 9,000 मुकम्मल हमारे पास ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए। तो ये बैलेंस की पोजीशन इस वक्त हमारी हो जाएगी, डेट क्लोज। इस वक्त हमारे पास पोजीशन में स्टॉक ये मौजूद है। ठीक है, ये किस तारीख को बेचा है आपने? 12 तारीख को। यहाँ पे डेट आ गई 12 तारीख आपकी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आगे हमने 6,500 यूनिट मजीद बेचे, 6,500 बेचे। ठीक है, अब कौन सा स्टॉक बेचा होगा? बल्कि 12 तारीख है, 12 तारीख के बाद 18 तारीख नहीं आती। पहले हमने ये सेल दिखा दी 13 तारीख के बाद, अब 16 तारीख आएगी। तो हम पहले परचेज दिखाएंगे, डेट वाइज चलेंगे। ये 16 तारीख आ गई हमारी। 16 तारीख को हमने परचेज किए। कितने यूनिट परचेज किए? 3,000। 3,000 परचेज किए 10 रुपये के हिसाब से, और ये इसकी अमाउंट आ गई 30,000। अब बैलेंस में क्या दिखाएंगे? ऊपर वाला माल पहले नीचे, स्टॉक नीचे रखेंगे हम, ये ऊपर बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, और जो मजीद खरीदा है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी दोनों की, रेट आ गए। ये हमारी स्टॉक की पोजीशन होगी। आगे चलते हैं। ये 16 तारीख की परचेज, पुराना वाला स्टॉक नीचे रखा और नया माल इसके नीचे फिट कर दिया। अब 16 तारीख के बाद आती है 18 तारीख। हमने यूनिट कितने बेचे हैं? 6,500। इसका कुछ नहीं करेंगे, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक है, 6,500 हम अपनी कॉस्ट निकाल रहे हैं। 18 तारीख को हमने सेल किया, 18 तारीख को हमने सेल किया। कितने यूनिट बेचे हैं? 6,500। अब सबसे पहले फीफो है, सबसे पहले ये 5,500 चले जाएंगे हमारे पास। ठीक है, 11 रुपये वाले। 6,500 में से 5,500 निकल गए, तो बच्चे 1,000। अब 1,000 जो जाएंगे वो किस में से जाएंगे? 13 रुपये वाले जाएंगे, क्योंकि ये पोजीशन अब ये बची है। ठीक है, 1,000 जो यूनिट है वो कितने वाले चले जाएंगे? 13 रुपये वाले चले जाएंगे। अब बैलेंस क्या हो जाएगा? 5,500 तो चले गए, 9,000 में से 1,000 चले गए, तो 8,000 बच गए 13 रुपये वाले, और इनकी अमाउंट आ जाएगी। और 3,000 बैलेंस वैसा का वैसा ही मौजूद है इस वक्त। ये हो गई डेट क्लोज। अब हम आगे चलते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन 22 तारीख को हमने 5,500 यूनिट बेचे हैं, सेल किए हैं। दोबारा एक बार, 22 तारीख को हमने 5,500 यूनिट बेचे हैं। अब ज़रा देखिएगा, स्टूडेंट भी अपने दिमाग में करते रहें ताकि उनको परेशानी ना हो। 5,500 यूनिट बेचे हैं, सेल किए। ये डेट क्लोज है ना, इसको भी लाइन डाल देते हैं ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना आ रहे। अच्छा जी, 22 तारीख को हमने सेल किए 5,500 यूनिट। तो कौन सा माल जाएगा फीफो में? अब ये 8,000 के अंदर 5,500 8,000 में से ही चले जाएंगे। 5,500 बेचे, 5,500 कितने वाले बेचे होंगे? ये 13 रुपये वाले बेचे होंगे। ठीक है,
तो ये आ जाएगी अमाउंट इन दोनों की। अब बैलेंस की पोजीशन क्या होगी, 8,000 में से 5,500 चले गए, 2500 बचे हैं 13 रुपये वाले, ये इनकी अमाउंट आ गई दोनों को मल्टीप्लाई करके, और ये 3,000 वैसे के वैसे ही मौजूद है 10 रुपये वाले। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इन्वेंट्री कार्ड कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन का टोटल ले लेंगे हम, ये हमारी कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इस लाइन का टोटल ले लिया, इस लाइन का टोटल ले लिया, इस लाइन का, ये हमारी एंडिंग कहलाते हैं कि भाई टोटल हमने इतने यूनिट परचेज किए हैं जिसकी अमाउंट इतनी है, टोटल हमने इतने यूनिट बेचे हैं जिसकी कॉस्ट इतनी है। अब ये 25,000 यूनिट देखें, इसको टोटल करके देख लें, 25,000 यूनिट ही बच रहे हैं। 25,000 यूनिट बेचे हैं जिसकी कॉस्ट इतनी है 3,24,000। ठीक है, और एंडिंग इन्वेंट्री में हम क्या दिखा देंगे, ये 2 यूनिट हमारे पास पड़े हुए हैं, यानी कि 5,500 यूनिट मौजूद, 5,500 यूनिट मौजूद है जिसकी अमाउंट है 62,500। तो ये अब हमारे पास बन गई एंडिंग। मैं इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ ताकि सबको क्लियर हो सके। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी कितनी आ गई, ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू 3,24,000। ठीक है, और जो एंडिंग इन्वेंट्री है, एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यूशन, जो उसकी अमाउंट है, किस मेथड के हिसाब से, फीफो मेथड। कौन सा मेथड यूज किया हमने, फीफो मेथड। तो इसकी जो अमाउंट है वो कितनी है, 62,500, जबकि यूनिट कितने हैं हमारे पास, 5,500। एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यूशन फीफो मेथड के हिसाब से। अब जरा अगर ये इसका इनकम स्टेटमेंट बनाना हो तो मैं अब क्लियर कर दूं आपको। इनकम स्टेटमेंट कभी कभी पूछता है कि इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखाएं, तो सेल में से हम लेस करेंगे COGS, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हम फीफो मेथड कर रहे हैं तो हम फीफो के हिसाब से देखेंगे। अब सेल निकाल लो आप, ये यहाँ पे काम आएंगे रेट, तभी मैं साथ साथ करवा देता हूँ किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये हमारी सेल अमाउंट है। अब क्या करना, आप सवाल में सबसे पहले क्वेश्चन में जो डिफरेंट सेल्स दी हुई है आपको, उनकी सेल की अमाउंट निकाल लेना। ठीक है, और फिर टोटल कर लेना। टोटल हमने कितने की सेल की, हमने 6,46,500 की है। ये हमारी सेल आ जाएगी 6,46,500। ये हमारी सेल प्राइस, ये सेल की अमाउंट आ गई। ठीक है, ये अमाउंट आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये हमने निकाली 3,24,000, जो 25,000 यूनिट बेचे हैं उसकी कॉस्ट इतनी है, और जो 25,000 बेचे हैं उसकी सेल इतनी है, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 3,22,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। दैट्स इट। ये कहलाता है फीफो मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन करना। इंशाल्लाह एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं लीफो मेथड समझाऊंगा, फिर इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पीरियोडिक समझाऊंगा, फिर इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एंट्रीज रिकॉर्डिंग करना समझाऊंगा। तो इंशाल्लाह, और फिर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी IS2 का स्कोप क्या है, IS2 के अंदर इन्वेंट्री का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, IS2 के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूशन तो हम समझ ही रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली इसी तरह की अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।